नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और आप सुन रहे हैं पंजाबी रेडियो यूएस से। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ नए बुलेटिन के साथ और शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। विधानसभा के पहले दिन ही पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान ने 370 हटाने के लिए एक विश्वास मत रखा, जिसको लेकर विवाद हो गया। बीजेपी के विधायकों ने वॉकआउट भी किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी सही से स्टैंड नहीं ले पाई। पंजाब, केरला और उत्तर प्रदेश की 14 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे बाई इलेक्शंस की डेट को अब आगे बढ़ा दिया है। अब इन तीनों राज्यों में इलेक्शंस 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को होंगे। आज सुबह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक यात्रियों से भरी हुई बस खाई में जा गिरी, जिसमें 36 लोगों की मौत होने की खबर है और 15 लोग घायल हुए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में आज AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। 400 पार AQI दर्ज किया गया। ऐसे ही हरियाणा के 20 शहरों में AQI 300 पार दर्ज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब को खराब एयर क्वालिटी के लिए फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट से बलवंत सिंह राजोआणा को राहत नहीं मिली है। अब उनके मामले में अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। वो पिछले 29 साल से जेल में बंद हैं। पंजाब में धान की खरीद को लेकर किसान अभी तक परेशान हैं। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने फैसला लिया है कि वे सूबे के 24 टोलों को फ्री करवाएंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लीडरों के घरों के बाहर मोर्चे चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई शंभू बॉर्डर को खोलने वाली कमेटी के साथ आज किसान नेताओं की बैठक बेनतीजा रही। किसान आज अपनी 12 मांग लिखकर उस कमेटी के सामने पेश हुए। कमेटी ने कोई जवाब दिए बगैर ही उन सवालों को अपने साथ ले लिया। अब देखना होगा कि अगली बैठक कब होगी। ये थी आज की मुख्य खबरें। अब करते हैं इन खबरों का विश्लेषण और शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर जम्मू कश्मीर से आई। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं आज विधानसभा में अपनी नई शुरुआत करने जा रहे थे। वह उसी दौरान ही पीडीपी के विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने एक आर्टिकल 370 को लेकर, उसको हटाने को लेकर वहां पर एक विश्वास मत एक पहला प्रस्ताव रखा, जिसको लेकर वो असहज हो गए। उमर अब्दुल्ला ने उसको लेकर कहा कि हम चाहते हैं कि जो पहला प्रस्ताव है आर्टिकल 370 उसी के ऊपर हो, और ये एक सांकेतिक संदेश था। उमर अब्दुल्ला साहब ने भी ये वादा किया था जो और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि ये जो आर्टिकल 370 वाला इशू है, इसके ऊपर थोड़ी और बातचीत होनी चाहिए। इसको ये सिर्फ सियासी मुद्दा नहीं है कि इसको आप एकदम से वाहवाही लूटने के लिए पहले ही दिन ही पेश कर दोगे। लेकिन मेरे को लगता है कि जिस हिसाब से पीडीपी के विधायक को उमर अब्दुल्ला साहब डांट रहे हैं, उनको अपने जो इलेक्शन डेज के कैंपेन है वो याद करने चाहिए। वो जब वोट मांग रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस जब जम्मू कश्मीर के चुनाव में वोट मांग रही थी, तो वो स्टेटहुड को ही इशू बना रही थी और यही बात कह रही थी कि विधानसभा के पहले सत्र में ही हम कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 को रिमूव करने के लिए प्रस्ताव पास करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से तो कोई आया नहीं। पीडीपी के 3 विधायक जीते हैं, उनमें से एक जो पर्रा विधायक है, रहमान पर्रा, उन्होंने जब इसको लेकर इस प्रस्ताव रखा तो उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है, पब्लिक स्टंट है, वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। तो ये एक मामला है। और उसके बाद वहीद उर रहमान पर्रा ने बयान भी दिया मीडिया को और कहा कि ये तो भाई खुद उमर अब्दुल्ला कह रहे थे इलेक्शंस में, तो ये तो कोई हम अलग बात तो कर नहीं रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी स्टेटहुड के लिए तो एकजुट है ही। अब देखना होगा कि कितनी की एकजुट है। पहले ही दिन हमें तो लगा कि दोनों में कहीं ना कहीं एक विरोधाभास है। अगली खबर की बात करते हैं, और अगली खबर जो भारतीय वायुसेना का एक MiG-29 है, वो आज एक तकनीकी खराबी के कारण जब आगरा के पास क्रैश हो गया है। और इसकी जानकारी भारतीय वायुसेना ने एक्स के अपने ट्विटर के अकाउंट पर भी दी है। उन्होंने कहा है कि कोई जो पायलट थे वो सुरक्षित बाहर निकल आए हैं, कोई संपत्ति का या किसी आदमी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, और दुर्घटना के कारणों के पता लगाए जा रहे हैं। तो ये MiG-29 के क्रैश की खबर है। और मतलब जो भारतीय वायुसेना है उसमें बहुत सारे ऐसे फाइटर प्लेन्स पहले भी एक हिसाब से जब प्रैक्टिस होती है तभी क्रैश होने के बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखते हैं कि इंक्वायरी में क्या निकल के आता है। अभी तक तो बहुत सारे जो इश्यूज देखे गए हैं, खासकर फाइटर
जो प्लेन्स हैं उनको लेकर, उसमें कोई ठोस कोई कार्रवाइयाँ तो कभी हुई नहीं है, पर अब देखना होगा कि इसमें कोई कार्रवाई होती है या नहीं होती। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो जो 14 विधानसभा सीटों के ऊपर बाई इलेक्शंस होने थे केरला में, उत्तर प्रदेश में और पंजाब में, उनकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है और अब वो डेट हो गई है 13 नवंबर से 20 नवंबर, यानी कि 7 दिन उसमें बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन है उसको लेटर लिखा था। प्रताप सिंह बाजवा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो पंजाब की विधानसभा में, उन्होंने एक लेटर लिखा था। उन्होंने कहा था कि श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है 15 नवंबर को, उसी के चलते कहीं ना कहीं क्योंकि प्रकाश पर्व को हम सबको पता है कि एक सप्ताह पहले से ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और सिख कम्युनिटी तो खासकर 3 दिन पहले ही प्रकाश पर्व को मनाना शुरू कर देती है। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ये दिक्कत आ रही थी। और 13 नवंबर को तो अखंड पाठ साहिब भी होता है, तो इसी वजह से ये लगा कि जो इलेक्शन है उसको डिले किया जाए, और इसी वजह से उन्होंने वो लेटर भी लिखा था। इलेक्शन कमीशन ने उनकी जो बात है उसको स्वीकार कर लिया है, और अब जो इलेक्शन होगा वो 20 नवंबर को होगा। हरियाणा इलेक्शंस में भी बिश्नोई समाज का जो एक हिसाब से की मांग थी कि उनके त्यौहार पड़ रहे हैं, उसकी वजह से इलेक्शन की डेट एक्सटेंड की गई थी। तो ये हम हरियाणा इलेक्शंस में भी देख चुके हैं, और अब ये हमने पंजाब इलेक्शंस में भी देखा है, और इसका असर उत्तर प्रदेश और केरला के इलेक्शंस में भी पड़ा है। वहाँ पर भी कई 2-3 त्यौहार पड़ रहे हैं जिसको लेकर डेट एक्सटेंड की गई है। तो अब 20 नवंबर को पंजाब में चुनाव होंगे, 4 विधानसभा सीटों के ऊपर पंजाब में चुनाव होने जा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो अगली खबर उत्तराखंड से आई। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक यात्रियों से भरी हुई बस खाई में गिर गई, उसमें 36 लोगों की मौत होने की खबर है, काफ़ी दुखदाई खबर है, और 15 लोग घायल हुए हैं। वहाँ के जो एसडीएम अधिकारी है संजय कुमार, उन्होंने मीडिया को बताया है कि उन्होंने जो मौके पे जिन लोगों की मौत हुई उनको शवों को निकाल लिया है, और घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर नोटिस लिया है, और उन्होंने जो संबंधित अधिकारी हैं उनको राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो अगली खबर है वो राजधानी दिल्ली से आई। देश की राजधानी दिल्ली में हवा का प्रदूषण बहुत गंभीर स्तर पर पहुंच गया है। आज AQI जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, AQI आज कई जगह पे 400 से पार था। 432 आनंद विहार में दर्ज किया गया, और आनंद विहार के इलाके को दिल्ली का सबसे पोल्यूटेड रीजन माना जाता है। और आनंद विहार के पास से यमुना भी बहती है, और यमुना में भी सफ़ेद झाग आया हुआ है। यमुना का पानी भी आज के टाइम पे, यमुना नदी का पानी सबसे ज़्यादा प्रदूषित माना जा रहा है। और खाली दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा के 20 शहरों की जो AQI थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो खराब थी, 300 के पार थी। और इसको लेकर बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। हम सबको पता है कि जो डांट है वो भी पड़ी है, और डांट हरियाणा और पंजाब को पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है। पंजाब में 9 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। तो ये चीज़ें हैं, और इसके अलावा टेम्परेचर का भी मामला है। टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री अभी भी ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि कम होना चाहिए। ठंड अच्छे से शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी ठंड नहीं दिख रही है। हालांकि पंजाब में चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। पंजाब में ठंड भी पड़नी शुरू हो गई है, प्रदूषण में भी राहत मिली है। अमृतसर को छोड़ के बाकी सभी शहरों का जो AQI था, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 200 से नीचे देखा गया। सिर्फ जो अमृतसर शहर है उसमें जो AQI है 263 बना रहा। चंडीगढ़ का AQI 223 बना रहा। इन दोनों शहरों को अभी भी ऑरेंज कैटेगरी में रखा जा रहा है। इनमें अभी भी कहीं ना कहीं जो एयर क्वालिटी है वो उतनी साफ नहीं है। एयर क्वालिटी जो AQI है वो 200 से नीचे होता है, तभी उसको थोड़ा सा सेफ या साफ माना जाता है। जैसे और 200 से ऊपर होता है उसको ऑरेंज कैटेगरी में रखा जाता है। 300 से ऊपर वाले को रेड कैटेगरी में रखा जाता है, और 400 से ऊपर होता है उसको गंभीर माना जाता है, उसको बहुत सीरियस ऐसा माना जाता है कि वो सांस की बीमारियां भी आपके अंदर पैदा कर सकता है। तो ये मामला है। इसके अलावा 3 जिलों के 9 अधिकारियों के खिलाफ पंजाब सरकार ने कार्रवाइयाँ की हैं, और उनको अपने क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में असफल पाया गया है, इसलिए उनके ऊपर ये कार्रवाई करने की बात पंजाब सरकार कह रही है। और पंजाब सरकार को और हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट में ठीक ठाक डांट फटकार भी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा को 10 दिन के अंदर पराली जलाने की घटनाओं को लेकर अपना शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ में ये भी कहा है कि इन दिवाली के दौरान क्या क्या हुआ है
उन उन सारी घटनाओं का जिक्र भी अगली जो सुनवाई 14 नवंबर को हो रही है उसमें वो दें। तो आज 10 दिन बाद, 10 दिन का ही समय है और पंजाब हरियाणा को अपनी पराली जलाने वाला भी और दिवाली के दौरान क्या क्या हुआ है उसको लेके भी एक विस्तृत जो ब्यौरा है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो बलवंत सिंह राजोआणा के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट से आज उनको राहत नहीं मिली, उनकी तारीख थी आज, और सुप्रीम कोर्ट ने जो उनकी सुनवाई थी उनको अब 2 सप्ताह के लिए टाल दिया है। 18 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। और जो बलवंत सिंह राजोआणा मामले में जो सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस BR गवई, प्रसाद कुमार मिश्रा और के विश्वनाथन की पीठ इस मामले में सुनवाई भी कर रही है। और हम सबको पता है कि 29 साल से वो जेल में बंद हैं और याचिका में भी यही दलील दी गई थी कि उनकी जो दया याचिका है उसमें भी काफ़ी, मर्सी पिटीशन में काफ़ी देरी हो रही है और करीब 29 साल से वो जेल में बंद हैं। जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं मुकुल रोहतगी, वो बलवंत सिंह राजोआणा के लिए पेश हुए थे और उन्होंने मतलब जो अपने सीरीज ऑफ इंसिडेंट था वो भी रखा कि वो 29 साल से लगातार पुलिस डिटेंशन में हैं, कैद में हैं। इसके अलावा जो रोहतगी थे उन्होंने उनसे, जो जस्टिस गवई थे, उन्होंने पूछा कि कोई नोटिस वगैरह कोई और चीज़ें भी हैं जो दाखिल की गई हैं। तो उन्होंने जो पंजाब गवर्नमेंट के जो वकील थे उन्होंने कहा कि छुट्टी के कारण रिपोर्ट दाखिल नहीं कर सकते। इस पर गवई ने कहा कि जो कोर्ट है वो पंजाब स्टेट को जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय देता है, यानी कि अब पंजाब गवर्नमेंट के पास सुप्रीम कोर्ट में बलवंत सिंह राजोआणा के मामले को लेकर जवाब दाखिल करने के 2 सप्ताह का टाइम है, यानी कि 18 नवंबर को अब अगली सुनवाई होगी। अब जो रोहतगी हैं वो एक तर्क बना रहे हैं कि 6 महीने के अंदर मतलब जो बलवंत सिंह राजोआणा जी को रिहा किया जाए। उन्होंने कहा कि 29 साल उनके जेल में बीत गए हैं और उसी को लेकर वो कह रहे हैं कि उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल बीत चुका है, उनकी मर्सी पिटीशन को लेकर भी लगातार सुनवाई पे सुनवाई चल रही है। हालांकि बलवंत सिंह राजोआणा मामले में जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हैं वो किसी भी किस्म की अंतरिम राहत देने के खिलाफ हैं और वो लगातार इस पिटीशन का विरोध कर रहे हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और अगली खबर पंजाब से आई। पंजाब में जो किसानों की धान उठान का मामला है, यानी कि धान की फसल खरीद का जो मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं है और उसमें कहीं ना कहीं देरी के कारण किसान परेशान हैं। कई जगह पे आंदोलन चल रहे हैं। आप सबको पता है कि 6 जगह पे तो पक्के मोर्चे चल रहे हैं और आज BKU उग्राहा भी इस मामले में थोड़ी सी उग्र दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा है कि वो सूबे के 24 टोलों को फ्री करवाएगी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और BJP के लीडरों के घरों के बाहर अब वो मोर्चा लगाएंगे। जब तक धान नहीं उठते तब तक वो ये काम करेंगे। और DAP की कमी, जो खाद का जो मामला है, जिन रे कहते हैं पंजाबी में, उसको लेकर भी अब मामला गरमा रहा है। DAP की ठीक ठाक कमी पंजाब में देखने को मिल रही है, हरियाणा में भी देखने को मिल रही है। लंबी लंबी लाइन किसान लगाकर खड़े हैं लेकिन उनको DAP मिल नहीं रही है। पंजाब में हम सबको पता है 4 सीटों के ऊपर इलेक्शन भी हो रहे हैं, बरनाला, गिद्दरबाह, डेरा बाबा नानक, चब्बेवाल। इन बाई इलेक्शंस में धान की लिफ्टिंग और DAP की कमी, ये 2 बड़े मुद्दे बन के उभर रहे हैं और उसमें BJP भी घेरी जा रही है और इसमें आम आदमी पार्टी भी घिर रही है। अगर ये कंटिन्यू रहता है बाई इलेक्शंस तक, ये गुस्सा किसानों का कंटिन्यू रहता है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। और देखना भी होगा कि कब तक ये धान की लिफ्टिंग के लेकर आम आदमी पार्टी बहुत सारे दावे तो कर रही है लेकिन कुछ ठोस होता ऐसे दिख नहीं रहा है। तो उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें कही भी जा रही हैं कि इसमें कब तक ये ऐसे ही लटकेंगे या फिर चीज़ें होंगी, कब तक सही होंगी, इसको लेकर बहुत सारी बातचीत हो रही है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। जो अगली खबर है वो बरनाला से आई। बरनाला में भगवंत मान रोड शो करके आए हैं, लेकिन बरनाला में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बेअदबी का मामला ठीक ठाक गर्म हो रखा है और उसको लेकर बहुत सारे लोगों ने उनसे सवाल भी किए, लेकिन मतलब उसकी कोई वीडियो वगैरह नहीं बनी, सिर्फ लोगों ने सवाल किए उनसे। सिर्फ बहुत उसमें शोर आ रहा है, 1-2 वीडियोज हैं उनमें बहुत शोर आ रहा है। तो उसमें भगवंत मान को स्टेज से बोलना पड़ा, अपने रोड शो में ये कहना पड़ा कि बेअदबी करने वालों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे, आप विश्वास रखिए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन आपको विश्वास रखना पड़ेगा।
और इसको कहीं ना कहीं बेअदबी वाला मामला बरनाला में ठीक ठाक एक हिसाब से असर डालेगा। इसको लेकर बीजेपी ने यहाँ से केवल सिंह ढिल्लों को टिकट दी है, और इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी की टिकट रही उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। कहते हैं कि मीत हेयर अपने जो पसंदीदा कैंडिडेट थे अपने के हिसाब से शागिर्द को वहाँ से टिकट दिलवा लाए, पैसे में टिकट, ये बहुत सारे आरोप आम आदमी पार्टी को लगे। लेकिन अभी तो जो भगवंत मान है वो रोड शो कर रहे हैं और बरनाला को वो बचाना चाहेंगे। बरनाला क्योंकि संगरूर लोकसभा का हिस्सा है और संगरूर से भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सांसद भी रहे हैं, उनका गृह क्षेत्र है। मालवा में उनके लिए बड़ी अहम लड़ाई है। जैसे गिद्दड़बाहा जो राजा वड़िंग है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनके लिए बहुत ज़रूरी लड़ाई है, ऐसे ही बरनाला भगवंत मान के लिए भी अहम अहम लड़ाई मानते हैं वो। और मीत हेयर चलो ठीक है, कोई इतना बड़ा नेता नहीं है मीत हेयर, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि पंजाब की राजनीति में कहीं ना कहीं आज के टाइम पे मीत हेयर भी अपने आप को यूथ लीडर के तौर पे प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, और वो भी ये दिखाना चाह रहा है कि अगर उसने कोई सीट छोड़ी है तो वो दोबारा उसको जीत सकता, उसका या उसका कोई शागिर्द है वो उस सीट को जीत सकता। तो बरनाला पर अपना क्लेम दिखाने के लिए मीत हेयर भी ठीक ठाक इस सीट के ऊपर जोर मार रहा है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, और जो अगली खबर है वो शंभू बॉर्डर को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी उसकी आज किसानों के साथ मीटिंग हुई, उसको लेकर है। और उस मीटिंग वो जो आज मीटिंग थी वो चंडीगढ़ में हुई, हरियाणा भवन में ये मीटिंग शुरू हुई। जस्टिस नवाब सिंह थे, उन्होंने ये मीटिंग को हेड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बना रखी है उसमें आप सबको पता है कि उसमें जो देवेंद्र शर्मा भी हैं, जस्टिस नवाब सिंह हैं, और इसके अलावा दोनों राज्यों के डीजीपी भी बैठते हैं इस मीटिंग में। और देवेंद्र शर्मा के अलावा जो सुखपाल हैं वो भी हैं, और एक जो कर्णदेव कंबोज हैं, कर्णदेव कह रहा हूँ सॉरी, जो वीसी हैं वाइस चांसलर कंबोज हैं वो भी हैं इसमें। और हालांकि दो बड़े किसान नेता इस मीटिंग से गायब थे, वो नहीं पहुंचे। किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर, जगजीत सिंह डल्लेवाल, ये दोनों ही शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन चल रहा है उसके मुख्य चेहरा हैं, लेकिन दोनों ही मीटिंग में नहीं थे। स्वर्ण सिंह पंधेर ने कोई निजी कारण बताया है, उन्होंने कहा कि मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, मेरे कुछ निजी कारण हैं। और डल्लेवाल ने कहा कि मेरी शराब है इसलिए मैं शामिल नहीं हूँगा। दोनों की जत्थेबंदियों से उनके जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप थी वो वहाँ पर रही। इसके अलावा जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, उनको समझ में आ रहा है कि ये मोर्चा फंस गया है, आंदोलन फंस गया। उन्होंने भूख हड़ताल करने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि जब पार्लियामेंट सेशन चलेगा तो मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ये धमकी जगजीत सिंह डल्लेवाल ने दी है। देखना होगा कि क्या होता है। और स्वर्ण सिंह पंधेर और डल्लेवाल दोनों ही आज मीटिंग में नहीं पहुंचे, तो एक बार के लिए थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन बाद में कहा कि दोनों के जेन्युइन इश्यूज हैं। हेल्थ डल्लेवाल जी की बहुत ख़राब है और पंधेर के कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, और लेकिन उनकी जत्थेबंदी से कई लीडर गए हुए थे, तो ये बात है मामला। और अभी के लिए जो किसान हैं उन्होंने अपनी 12 मांगे कमेटी के सामने रख दी हैं, और उन 12 और ये कहा है कि इन 12 मांगों को आप पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम ज़रूर बातचीत करेंगे। तो एक हिसाब से एक तरीके से ना ही बोला है, कमेटी को मना ही किया गया है। अब अगली मीटिंग की बात रहेगी कि अगली मीटिंग में क्या होता है, उसके बाद ही हम आगे इस बातचीत जो है किसानों का आंदोलन चल रहा है इस पर कोई कमेंट कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए और सुनने के लिए शुक्रिया। आप देखते और सुनते रहिए